हेलो हेलो। शुरू करेंगे हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स। 40 नंबर की जैसे आपकी मैक्रो है वैसे ही 40 नंबर की आपकी क्या है, इंडियन इको। इंडियन इको मैक्रो के कंपैरिजन में लेस इंटरेस्टिंग है। रीज़न दो, इसके अंदर हिस्ट्री ज़्यादा है और दूसरा डेटा ज़्यादा है। डेटा मतलब इसमें आप लोगों को अधिकतर चीज़ें वो पढ़ाई जाएंगी जो हो चुकी है। अब जैसे ये पहला ही चैप्टर, ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या किया क्या नहीं, ठीक है। फिर पॉवर्टी हमारे यहाँ क्यों है, कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो कंपैरेटिवली यहाँ पे आपका लर्निंग एस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो मेरा फोकस आपको पढ़ाने के साथ साथ लर्निंग पे भी बहुत ज़्यादा रहेगा। मैक्रो में तो आप लोगों को सारी चीज़ें अपन लोग जैसा क्रेडिट क्रिएशन ही पढ़ रहे हैं अपन, तो 1 घंटा भी हमें क्रेडिट क्रिएशन पे हम ले सकते हैं, ठीक है। इतना डीप अपन उसमें जा सकते हैं कि ये होता है वो होता है, बैंकिंग पढ़ा, मनी पढ़ा, अभी तो उसमें नेशनल इनकम, इनकम डिटर्मिनेशन, सारे ही चैप्टर ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल रिलेवेंस के हैं। यहाँ पे एक भी प्रैक्टिकल चैप्टर नहीं है 10 में से। टोटल 10 चैप्टर है, एक भी प्रैक्टिकल नहीं है, और वहाँ हर चैप्टर में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल है, ठीक है। लेकिन पार्ट ऑफ कोर्स है तो रिलेवेंस तो उतना ही देना है जितना मैक्रो को देना, और मेरा तो ये मानना है उससे ज़्यादा इसको रिलेवेंस देना है। आपके 2018 तक माइक्रो मैक्रो आती थी, 19 में इंडियन इको आई, मतलब इंडियन इको आए हुए अभी 3 ही साल हुए हैं, 19, 20 और 21। उसमें 19 का ही एक पेपर हुआ बस, 20 में तो पेपर ही नहीं हुआ, और 21 वाला जो सेशन है वो तो अभी चल ही रहा है। मतलब एक तरीके से आपको अगर बोर्ड का पेपर देखना है तो इंडियन इको का एक ही पेपर अवेलेबल है बस अभी आपके पास, बाकी सब सैंपल पेपर ही सैंपल पेपर है, एक ही पेपर बस। 19 वाला जो बैच था, मतलब जो 20 में खत्म हुआ था लॉकडाउन के जस्ट पहले, तो 19-20 का जो पेपर है बस वो है इंडियन इको का। बाकी उसके बाद 20-21 में पेपर नहीं हुए, और 21-22 का पेपर अभी चल रहा है। अब जब आएगा तो पता चलेगा कैसी आती है, और उसमें भी आधा आधा हो गया, टर्म 1 का हो चुका है 40 नंबर का, अब टर्म 2 का बाकी है। चलो खैर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ज़्यादातर इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टरों में डेटा आएगा, बहुत सारा डेटा आएगा। डेटा के बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने नोट्स में जो डेटा डाला है वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए डाला है। डेटा हर बार चेंज होता है, तो जो मेन रिलेवेंट डेटा है वो एग्ज़ाम के पहले ही हम लोग याद करेंगे। अभी जो इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है, हमने पढ़ लिया, याद कर लिया। क्यों? क्योंकि हर साल मेरे से डेटा के ऊपर बहुत सवाल करता है बच्चा। सर ये आपने यहाँ पॉवर्टी 22.5 लिखा रखी है, इसमें 22.8 है, ये सही है कि आपकी वाली सही है? मेरी वाली भी मैंने नहीं लिखी है, इसका कोई शब्द भी मेरा नहीं है, मैं भी दूसरी बुकों से कंपाइल करके ही इधर डालता हूँ। अब रिफ्रेशर्स बहुत सारी होती है, 3-4 रिफ्रेशर है जो मेरी नज़र में जो मुझे अच्छी लगी, उन 4 रिफ्रेशर से मैंने नोट्स बनाए। जितना मैं इनको छोटा कर सकता था उतना किया, छोटा कर करके भी ये 100 पेज के बने हैं। आप इसकी किताब देखोगे तो 350-400 पेज से छोटी कोई बुक नहीं है। बुक की बात कर रहा हूं, ये पूरा जो मेरा मॉड्यूल है ये 100 पेज का मॉड्यूल है। मेरा मैक्रो का मॉड्यूल 60 पेज का होगा और ये 100 का है। ये मैंने बहुत रातों की मेहनत से इसको बहुत छोटा कर करके जितना कंपाइल कर सकता था यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया। तो कृपया करके इसको अब इससे ज़्यादा कंपाइल मत करना, जो मुझे करना था मैंने कर दिया है। तुम पटेल बन के इसको भी अगर कम करने की कोशिश करोगे तो नंबर बहुत कम हो जाएंगे। मतलब जितना मैंने इसमें लिखा है उतना तो पढ़ना ही है, समझ गए? चलो इधर देखो, उधर देखो। हम लोग चैप्टर 1 आज स्टार्ट करेंगे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत देश कैसा था आज़ादी के समय। पहले एक ओवरव्यू देता हूं, फिर पढ़ेंगे आराम से। यहां देखो मेरी तरफ। बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे। हमें सोने की चिड़िया कहते थे तो देयर वर रीजंस फॉर इट, इसलिए ही नहीं कहते थे बस ऐसे ही। किसी ने, जैसे हमारे घर पे किसी ने मेरे को एक बार बोल दिया, ओ छोटू, तो मेरा नाम बढ़ गया छोटू, छोटू छोटू इधर आ छोटू, ठीक है। तो किसी ने इंडिया के लिए ऐसे ही कह दिया, अरे यहाँ पे तो ये तो सोने की चिड़िया, कितना सोना है यहाँ पे, तो नाम पड़ गया हमारा सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। ऐसा नहीं था, लिटरली हमारे पास ऐसे गोल्ड रिजर्व थे, ठीक है।
हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। हमारा हैंडीक्राफ्ट का जो माल था वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता था, सब जगह हमारे यहाँ से लेते थे। बुनकर हमारे यहाँ आज भी सबसे अच्छे हैं, आपको बुनकर मिलेंगे गुजरात में सबसे ज़्यादा, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी हमारा एक अच्छा नाम था, एक अच्छा रोल था। ये सब था ब्रिटिशर्स के आने से पहले। ब्रिटिशर्स ने 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, और तकरीबन 1947 में गए। इसका मतलब 150 साल उन्होंने हम पे राज किया। इन 150 साल में उन्होंने कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी जिससे हमारी इकोनॉमी को नष्ट किया जा सके, तबाह करके छोड़ दिया। कैसे किया वो सब इस चैप्टर में अभी बताएंगे। हमारे पास 1947 में जो विरासत में भारत मिला था उस समय के लीडर्स को, और जो आज के लीडर्स को मिला है, तो आज के लीडर्स को बहुत गर्व होना चाहिए कि जो भारत उन्हें इनहेरिटेंस मिला है। 1947 में जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको जो इंडिया मिला, अभी इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लिटरेसी रेशो था हमारा 16%। 100 में से सिर्फ 16 लोग पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे का मतलब ग्रेजुएट नहीं थे, पढ़ना लिखना जानते थे। लिटरेट का ये मतलब होता है हमारे देश में, लिटरेट मतलब मैं लिटरेट हूँ, भले मैं 10वीं फेल हूँ फिर भी मैं लिटरेट हूँ। क्यों लिटरेट हूँ? क्योंकि मैं पढ़ना लिखना जानता हूँ। तो हमारे देश में 16% लिटरेट थे। उसमें से मैं ये देखूंगा ना ग्रेजुएट कितने थे और पोस्ट ग्रेजुएट कितने थे, तो 10 भी नहीं थे। आज हमारा लिटरेसी रेशियो 72% को भी आगे कर चुका है, पार कर चुका है। और कुछ स्टेट में तो कमाल है, केरला में तो 96% है, ठीक है। साउथ में तो सब जगह ही बहुत अच्छा है। पंजाब का लिटरेसी बहुत अच्छा है, गोवा का अच्छा है, महाराष्ट्र का भी कंपैरेटिवली नेशनल एवरेज के आसपास है। ये हमने इन इतने सालों में किया है, 1947 से लेकर आज तक। लेकिन जो हमें 1947 में मिला था वो इधर बात करेंगे कैसा था। तो मैंने इस चैप्टर को 6 हिस्सों में बांटा है। मैं 6 अलग अलग डायमेंशंस में, पैरामीटर्स में इंडियन इकोनॉमी की चर्चा करूंगा। कि आज़ादी के वक्त हमारा एग्रीकल्चर कैसा था, आज़ादी के वक्त हमारा इंडस्ट्री कैसा था, सेकंड, आज़ादी के वक्त हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था, दूसरे देशों के साथ रिश्ते, थर्ड, आज़ादी के वक्त हमारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स कैसे थे, डेथ रेट, बर्थ रेट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिटरेसी रेशो, इसे मैं नाम दिया है मैंने डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। 4, आज़ादी के वक्त हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, 5, और ओवरऑल। तो इस तरीके से 6 अलग अलग चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। मेजर 5 है, फिर छठे में हम ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे। क्या 5 बोले मैंने? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक इंडिकेटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये शुरू करने से पहले आज हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। उससे पहले मैंने एक बैकग्राउंड दिया है इंडिया का, इंट्रोडक्शन नाम से। ये देखो, ये एनसीईआरटी में दे रखे थे एज इट इज पॉइंट, तो ये मैंने भी डाले क्योंकि इस पे से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो ये एक एक करके पॉइंट देखना। पहला पॉइंट, अभी मैंने बोला 18th सेंचुरी में जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए, उससे पहले इंडिया एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी था, आत्मनिर्भर। आज 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो मोदी जी ने ये कहा था कि हमें इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है। तो बहुत लोगों ने उस समय सुना आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, चीज़ें अब फैलने लगती है। अब प्राइम मिनिस्टर कोई चीज़ बोलता है तो बड़े पोर्टल पे जाती है और सबको कनेक्ट कर पाती है। लेकिन ये चीज़ कोई नई नहीं है। हम तो 18th सेंचुरी में ही क्या थे, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर। क्या, हमारे फूड ग्रेन की डिमांड हम खुद पूरी करते थे। हमें गेहूं चाहिए हमारे पास था, चावल चाहिए हमारे पास था, कपड़े जो चाहिए हमारे पास, जो जैसे थे वैसे थे, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर के ऊपर हम लोग निर्भर नहीं थे। हम जो हमें चाहिए था वो हम बना लेते थे अच्छे से, और हमारा बढ़िया चल रहा था। ये आए, इन्होंने उंगली करी और चीज़ें फिर ख़राब होनी शुरू हुई। तो देखो, इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट नेशन, सेल्फ रिलायंट एंड प्रोस्पीरियस इकोनॉमी बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। इंडियन इकोनॉमी ऑफ द 18th सेंचुरी वॉज प्राइमरीली ऑन एग्रीकल्चर। उस समय भी हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी हमारी इकोनॉमी, फिर भी हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। और आज कहते हैं कि आप एग्रीकल्चर पे हो इसलिए आप बैकवर्ड हो। अभी एक वर्ल्ड बैंक के एक बंदे ने कहा है कि इंडिया को अगर बैकवर्डनेस से बाहर आना है तो उसे एग्रीकल्चर से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर रह के डेवलप नहीं हो सकती। फिर उन्होंने चाइना का एग्जाम्पल दिया
कि चाइना देखो, चाइना की भी पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा है। अगर हम पॉपुलेशन को अपना ड्रॉबैक मानते हैं तो चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से, फिर भी चाइना हमसे प्रोस्पीरियस इकोनॉमी है, आगे है हमसे हर चीज़ों में। तो वो कहते हैं इसलिए आगे हैं क्योंकि चाइना ने अपनी लेबर फोर्स को जल्दी जल्दी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में शिफ्ट किया। इंडिया को भी करना चाहिए। मैं इस व्यू से पूरी तरीके से तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर ऐसा था तो उस समय भी हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे इनके आने से पहले, फिर भी हम एक प्रोस्पीरियस इकोनॉमी थे, हमें तब भी सोने की चिड़िया कहा। तो एग्रीकल्चर एक कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। वो सब चैप्टर में आगे आता जाएगा क्यों। एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री में भी हम अच्छे थे। अपार्ट फ्रॉम इट, इंडिया वॉज ऑल्सो नॉन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हमारे यहाँ की कॉटन इंडस्ट्री, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल, प्रीशियस स्टोन, पता है ना आपको, अलग अलग तरह के स्टोन सिर्फ इंडिया में मिलते थे। आज भी अंगूठी में हम लोग जो नग वगैरह देखते हैं वो आपको सारे प्रीशियस मेटल इंडिया में मिलेंगे, आपको आज भी मिलेंगे, ठीक है। उस समय भी मिलते थे। तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी अच्छी थी, एग्रीकल्चर भी अच्छा था। तीसरा पॉइंट, अब यहाँ से इन लोगों ने हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट में काम करना बंद कर दिया। इन्होंने क्या करा, जो भी पॉलिसी ये लेकर आते थे वो इंडियन इकोनॉमी से ज़्यादा ब्रिटिशर्स को फेवर करने वाली थी। कैसे, ये मैंने जो तुम्हें 6 इंडिकेटर बताए ना, उनमें एक एक करके पढ़ाऊंगा। इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें सुनकर ऐसा चिढ़ मचने लगेगा कि यार उस समय लोगों का खून नहीं खोलता था क्या। जो मैं पढ़ाऊंगा ना, इन्होंने क्या किया अभी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ख़त्म करने के लिए, सोची समझी साजिश के तहत ख़त्म किया उसे, ठीक है। अब वो क्या किया वो अभी आगे आएगा, लेकिन इन्होंने जो भी चीज़ें करी वो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को इंटरेस्ट में ना करके ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट में करी। किसके इंटरेस्ट में करी? ब्रिटिशर्स। कैसे करी वो अभी आएगा। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट परस्यूड इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन रादर देन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ आते थे, हमसे टैक्स लेते थे, लगान लेते थे, हाँ, हमारे एक तरीके से टुकड़ों पे पलते थे, राज भी करते थे, पैसे लेकर हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। एक आज भी अगर आप ब्रिटिशर्स का एक कुछ योगदान देखोगे तो मेरे को तो सबसे बड़ा रेलवे लगता है बस एक, कि उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस किया। उसमें भी उनका खुद का इंटरेस्ट था। उन्हें यहाँ से इंग्लैंड माल पहुँचाना होता था, वो बहुत महंगा पड़ता था क्योंकि यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट अच्छे नहीं थे, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई चीज़ कोलकाता में बन रही है तो उसे जहाज़ से भले हमें इंग्लैंड पहुँचाना है तो पोर्ट तक तो लाना पड़ेगा। अब वो पोर्ट तक भी कैसे आए, दूरी इतनी ज़्यादा है, इतना बड़ा देश है हमारा। तो इस दूरी को कम करने के लिए, और हमारे रोड अच्छे नहीं थे तो रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं था, तो इस चक्कर में उन्होंने रेलवे लाए। तो रेलवे में भी उनकी कोई मंशा इतनी अच्छी नहीं थी। खैर जो भी था हमारे लिए अच्छा हो गया, क्योंकि वो ना लाते तो हम कब लाते पता नहीं। क्योंकि हमारे लिए ये कहा जाता है, ये शायद सच भी है, कि हम उस ज़माने में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में घबराते थे। नई चीज़ें हम लोग लेट लाते थे। हमारे पुराने जो कल्चरल और ट्रेडिशनल चीज़ें हैं हम उन पे ही ज़्यादा फोकस करते थे। आज भी है वैसा कई जगहों पर। देखो, ब्रिटिशर्स ने ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जो किसके फेवर में थी? ब्रिटेन के, वो इंडिया के फेवर में नहीं थी। चौथा, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए नेशन इज जज बाय इट्स नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। आप कोई भी देश को देखोगे कि वो आगे है। आज मैंने पहले भी कहा था, अमेरिका सुपर पावर क्यों है? क्योंकि उसका जीडीपी नंबर, किसी भी देश को जज करते हो तो किससे करते हो? उसके और पर कैपिटा इनकम से। लेकिन इन मक्कारों ने इंडिया की स्थिति सबके सामने ना आए इसलिए कभी जीडीपी निकालने की कोशिश ही नहीं की, ना पर कैपिटा इनकम निकाली। आज हमारे यहाँ सरकार कैसी भी है, लेकिन सरकार डेटा तो देती है। आज पिछले साल कोविड की वजह से हमारा जीडीपी 23% से डाउन चला गया। तो गवर्नमेंट को ये डर थोड़ी लगा कि अगर हम ये डेटा डिस्क्लोज करेंगे तो लोग मारेंगे हमें कि तुम्हारी क्या इकोनॉमिक पॉलिसी है। देना पड़ा उन्हें, देंगे वो डेटा। और डेटा देने वाली एजेंसीज अलग है, वो सारा डेटा देती है, ठीक है। स्टेट को हम लोग जज करते हैं। आज जैसे दिल्ली है, दिल्ली पर कैपिटा इनकम के मामले में बहुत आगे है। वहाँ पे लोगों की पर कैपिटा इनकम अच्छी है, हेल्थ और स्कूल की सिचुएशन बहुत अच्छी है। अब दिल्ली में जैसे केजरीवाल है और सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी है, तो
मोदी जी डेटा देते वक्त ये डरते थोड़ी है कि अगर मैं ये डेटा दूंगा और दिल्ली की वाहवाही होगी तो अगली बार मुझे वोट नहीं मिलेंगे तो मैं दिल्ली को नीचा दिखाऊं। ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि डेटा देने का काम सेंट्रल एजेंसीज का है, एजेंसी अपना काम करती है। अब उस एजेंसी में अगर दिल्ली ऊपर है तो है, उसमें वहाँ कोई भी गवर्नमेंट हो। तो ये चीज़ हमारे यहाँ अच्छी है ना, हमने इस डेमोक्रेटिक सेटअप को सेफ रखा है। ये चीज़ इन्होंने बिगाड़ रखी थी। ये कभी हमारा जीडीपी निकालते ही नहीं थे, ये कभी हमारा पर कैपिटा इनकम निकालते ही नहीं थे, इस डर से कि ये चीज़ें जब बाहर जाएंगी, लोगों को पता चलेगी, तो फिर हम इन पे रूल कैसे करेंगे। इन्हें रूल करना था। इंडिया के कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपने दम पर सारा डेटा निकालने की कोशिश करी बिना सरकार के सपोर्ट। सरकार में तो ये लोग थे, तो इनके बिना सपोर्ट के, इसमें नाम दिए मैंने, दादा भाई नेहरूजी उनमें से एक थे, ठीक है। इन लोगों ने जीडीपी निकालने की कोशिश करी बेचारों ने अपने लेवल पे, सरकार से बिना। आज मैं अगर ये चाहूँ कि भाई मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, थोड़ा इकोनॉमिक्स समझता भी हूँ, तो मेरे को कोटा का तो कुछ डेटा चाहिए, मैं निकालना शुरू करूँ तो मैं सिर्फ कोटा का भी डेटा नहीं निकाल सकता, इम्पॉसिबल है जब तक मुझे सरकार की मदद ना मिले। और ये तो बिना मदद के अपने लेवल पे बेचारे ये लोग कितनी मेहनत करके डेटा निकाल के लाते थे। देखो, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ नेशन इज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, बट नो सिस्टमेटिक एंड सिंसियर अटेम्प्ट वर मेड बाय ब्रिटिशर्स टू एस्टिमेट द इंडियाज नेशनल इनकम। इन्होंने कभी इंडिया की नेशनल इनकम निकालने की कोई कोशिश, ये हमें पीछे ही देखना चाहते थे। हावेवर कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स कुछ एक्सपर्ट ने करे, जिनमें इनका नाम था विलियम डिग्बी, फिंडले श्रीरस, दादा भाई नेहरूजी, वाडिया एंड जोशी, केटी शाह एंड डॉक्टर VKR राव। मैं जब ब्रिटिशर्स बोलता हूँ ना, तो मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करूँगा इस पूरे चैप्टर में, लेकिन ब्रिटिशर्स में भी कुछ अच्छे लोग थे। जैसे अगर आपने लगान मूवी देखी हो, देखिए ना, तो लगान मूवी में सामने ब्रिटिशर्स से मैच होता है, लेकिन ब्रिटिशर्स में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आमिर खान की मदद करते हैं। जैसे वो रानी होती है, वो उसे सिखाती है क्रिकेट खेलना, बॉल लाके देती है। मूवी में जो बताया गया है बिल्कुल सही है कि उस समय जो ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी वो ख़राब थी, उनका हायर लेवल ख़राब था, लेकिन नीचे से कुछ ऐसे लोग भी थे जो हमारी मदद करते थे, जो हमसे लगाव रखते थे, वो इंडिया को ऊपर लाना चाहते थे। उनकी सोच ये थी कि हम यहाँ रहते हैं, खाते हैं, इनके पैसों पे ऐश करते हैं, इनसे टैक्स लेते हैं, लगान लेते हैं, तो इनको ऊपर तो लेकर आए। ऐसे लोग थे जिनके नाम मैंने दिए हैं, ये विलियम डिग्बी, फिंडले श्रीरस, दादा भाई नेहरूजी इंडिया के ही थे, वाडिया जोशी, केटी शाह और नरसिम्हा VK राव और RC देसाई। इन सब लोगों ने कोशिश करी कि इंडिया का नेशनल इनकम निकाला जाए। इसमें डॉक्टर राव के एफर्ट सबसे सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। किसके? यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि ब्रिटिशर्स के समय पर इंडिया की नेशनल इनकम निकालने की किसी ने कोशिश नहीं की, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने निकाली, बट डैश का रोल सबसे सिग्निफिकेंट था, तो डैश में आएगा डॉक्टर राव। ठीक है मेरे बच्चों, लास्ट हमारा एग्रीगेट GDP 2% से भी कम ग्रो करता था फॉर लेस देन हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी मतलब 1900 से लेकर 2000, तो 1900 से लेकर 1950 तक, 47 में हम आज़ाद हुए, 1950 तक, पहले 50 सालों में हमारा GDP 2% से भी कम ग्रो करता था। 2% से भी। आज अगर हम कोविड को हटा लें तो हर साल हमारा GDP का ग्रोथ मनमोहन सिंह जिस लेवल पे छोड़ के गए थे 7 to 8% ग्रोथ था, आप देखना, ठीक है। उसके बाद भी हमारा 7-8% कंटिन्यू रहा। नोटबंदी बहुत गलत तरीके से इंप्लीमेंट हुई, बार बार बोलता हूँ, इसलिए थोड़ा सा डाउन हुआ, और उसके बाद फिर अप होना शुरू हो गया था, लेकिन कोविड आ गया। तो अब कल RBI ने एक डेटा दिया है क्या, कि इंडिया की इकोनॉमी को कोविड के पहले वाले लेवल पे आने में कम से कम यहाँ से अभी 10-12 साल और लगेंगे। 2032 तक हम ये सोच सकते हैं कि वी विल अचीव द लेवल्स ऑफ प्री पेंडेमिक लेवल। ये RBI ने कल स्टेटमेंट दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कल की बता रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोगों ने रिकवरी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है, 1-1.5 साल में ही हमने रिकवर कर लिया। इतना आसान नहीं है। ये RBI का प्रोजेक्शन है कि 2032 तक हम लोग वैसे हो पाएंगे जैसे हम पेंडेमिक के।
इंडिया जैसा देश एक दिन भी बंद रहे ना तो अरबों खरबों में नुकसान होता है, ठीक है। 2 महीने तकरीबन हम बंद थे, उसके बाद जब खुले तो भी फेजेस में खुले, और कुछ इंडस्ट्रीज तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। तो उस समय हमारा जीडीपी का प्रोजेक्शन कितना था? 2% से भी कम। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था, इसमें मैंने 6 पॉइंट पढ़ाए। मैंने पहले भी बोला हमारा लर्न करने का ज़्यादा एस्पेक्ट रहेगा। पहले पॉइंट में बताया इंडिया एक सेल्फ रिलायंट इकनॉमी था। दूसरे पॉइंट में बताया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में हम बहुत आगे थे, ठीक है, मेटल्स वगैरह सब थे हमारे यहाँ। तीसरे पॉइंट में ब्रिटिशर्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा काम किया, बेसिक पॉइंट है। चौथा, कोई भी इकनॉमी जानी जाती है उसकी जीडीपी से, और हमारे जीडीपी निकालने की कोई। पांचवा, कुछ इंडिविजुअल्स ने कोशिशें करी और उनकी कोशिशों से हमें जीडीपी पता तो चला कितना, हमारी ग्रोथ रेट 2% से भी कब तक? 1950 तक, 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। क्या बोलोगे? 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, सॉरी, मतलब 19 के बाद, 19 से 20 के बीच में, 1900 से लेकर 1950 तक। और उससे पहले 1800 में पूछोगे तो पता ही नहीं था, उस समय तो किसी ने जीडीपी निकालने की, जो हमारे यहाँ इंडिया के इंडिविजुअल्स भी जागे, वो भी कब जागे? 19th सेंचुरी में, कि भाई निकाले, पता तो चले क्या हालत है क्या नहीं है। तो उन्होंने अपने लेवल पे सब निकाला, जिसमें राव के एस्टिमेट सबसे अच्छे माने। अब मैंने अभी आपको कहा 6 इंडिकेटर पे बात करेंगे। आज पहला इंडिकेटर है छोटा सा एग्रीकल्चर, वो पढ़ के खत्म करते हैं। मेरी तरफ देखो, ब्रिटिशर्स जब यहाँ से गए तो उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को स्टैग्नेशन पे लाके खड़ा कर दिया। कहाँ पर? स्टैग्नेशन मतलब अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड, आइदर वी विल बी देयर वेयर वी आर और वी विल गो डाउनवर्ड, बट अब हम ऊपर नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति में हम खड़े हो गए थे। कब? जब ये हमें छोड़ के, चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो मैं तुम्हें 1947 के हालात बता रहा हूं। कब के? 1947। अगले चैप्टर में मैं तुम्हें 1950 से लेकर 1990 तक पढ़ाऊंगा कि 40 सालों में हमने क्या किया। फिर 1990 के बाद 91 में रिफॉर्म लाए, वो मैं तीसरे चैप्टर में पढ़ाऊंगा। और फिर उसके बाद से हम क्या है क्या नहीं वो आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि हमारी आज़ादी पाकिस्तान के साथ ही हुई और चाइना के साथ हुई, तो इंडिया पाकिस्तान और चाइना से कितना आगे है और कितना पीछे, और ये ख़त्म। इस तरीके से हमारी इंडियन इको चलेगी। तो आज हम बात करते हैं एग्रीकल्चर को ये लोग स्टैग्नेशन पे छोड़ के चले गए 1947। क्यों? उसके 4 मेन कारण थे। पहला, ये लोग हमारे देश में ज़मींदारी सिस्टम थोप के चले गए। ज़मींदारी सिस्टम वो सिस्टम था जहाँ पे ज़मीनें बड़े बड़े लोगों के पास होती थी, वो खेती करने के लिए फार्मर्स को देते थे और फार्मर से एक बहुत बड़ा अमाउंट टैक्स के रूप में रिकवर, फार्मर खेती करते थे और उनकी मोटी मोटी इनकम तो ये ज़मींदारी सिस्टम में टैक्स देने में चली जाती थी और उनके हाथ में कुछ भी खास बचता नहीं था। तो उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। किसकी? फार्मर्स। तो पहला रीज़न अगर बोलोगे तो वो क्या है? ज़मींदारी सिस्टम। इसके अंदर हम लोग रिफॉर्म लेकर आए, लेकिन वो सब अगले चैप्टर में। मैं फिर बोल रहा हूँ, चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन। हम 1947 में कैसे थे ये पढ़ा रहा हूँ। बाद में तो हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन 1947 में हम कैसे थे? 1947 में हमारा एग्रीकल्चर कहाँ जा चुका था? स्टैग्नेशन। उसके कारण 4। पहला, ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से चलता था। कहीं पे रोतवाड़ी सिस्टम था, कहीं पे मालवाड़ी सिस्टम था और कहीं पे ज़मींदारी सिस्टम था। सब जगह पे थीम सेम थी। ज़मीन किसकी होगी? बड़े लैंडलॉर्ड की। लैंडलॉर्ड ज़मीन किसको देंगे? किसानों को। किसान वहाँ पे खेती करेगा, खेती करके उसका मेजर हिस्सा लगान दे देगा किसको? ज़मींदारों को। ठीक है, मजदूर बनोगे आप, मजदूरी करोगे आप, पिसाई होगी आपकी, पैसा कमाएगा ज़मींदार और निकल लेगा। इससे हमारे फार्मर्स की इनकम बढ़ती और वो गरीबी में आते जा रहे थे और वो अब एग्रीकल्चर छोड़ते, उन्हें कोई ऑप्शन ही नहीं था।
तो पहला ये कारण। दूसरा कारण, इसमें अंग्रेज़ों का कोई दोष नहीं है। दूसरा कारण ये कि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत वॉलेटाइल फील्ड है और ये बहुत हद तक क्लाइमेट और सीज़न पे डिपेंड करता है, जो हमारे हाथ में। ये एग्रीकल्चर का ड्रॉबैक 100 साल पहले भी था, आज भी है और 100 साल, क्योंकि इस सृष्टि पे, इस पूरी नेचर पे हमारा कोई कंट्रोल। अब किसी साल में बारिश एकदम तेज़ आ गई, किसी साल में एकदम कम आई। इन बेचारों के लिए दोनों ख़राब है। बारिश ज़्यादा आना भी ख़राब और बारिश एकदम वैसी आनी चाहिए जैसी हमें चाहिए, और वो हमारे हाथ में नहीं है। तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल था। क्या था? वल्नरेबल मतलब मोर प्रोन टू वीकनेस। ठीक है, जैसे मोबाइल अगर मान लो वाटर प्रूफ नहीं है तो उसे पानी में नहीं ले जा सकते, वो वल्नरेबल है। अगर पानी में चला गया और वो वाटर प्रूफ नहीं है तो उसका सारा बॉडी वॉडी सब खराब हो जाएगा, सुनने में प्रॉब्लम आएगी और फिर नई स्क्रीन वगैरह, नया अंदर का स्ट्रक्चर पूरा चेंज होगा। तो मतलब मोबाइल क्या है? वाटर को लेकर वल्नरेबल। तो एग्रीकल्चर वल्नरेबल था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा किस पे डिपेंड था? क्लाइमेट, और क्लाइमेट हमारे हाथ में। अब इसमें अंग्रेज़ों को दोष नहीं देंगे। तो ये दो कारण थे हमारे एग्रीकल्चर के स्टेग्नेशन के। पहला एग्रीकल्चर लैंड ज़मींदारी सिस्टम, और दूसरा हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। क्या लिखोगे? एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। ठीक है, अब तीसरा कारण, इन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को कमर्शियल बना दिया। क्या बना दिया? मैं इसके फेवर में हूँ थोड़ा। ये अच्छा किया इन्होंने, आपकी किताब कहती है ये ख़राब किया, लेकिन इन्होंने एग्रीकल्चर को कमर्शियल बना दिया। कमर्शियल बना दिया मतलब पहले लोग, किसान क्या करता था? गेहूँ उगाएगा, खुद ही खा लेगा, फिर थोड़ा गेहूँ उसको दे देगा और उससे चावल ले लेगा, फिर थोड़ा गेहूँ उसको दे देगा, उससे दाल ले लेगा, और वो दाल चावल रोटी वगैरह बना के रोज़ खा पी लेगा, बढ़िया। फिर कहीं पे उसे कोई सब्जी वब्जी चाहिए तो वहाँ उसे वो दे देगा। मतलब बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे, उतना ही ग्रो करते थे जिससे आपकी दाल रोटी निकल जाए, आगे बढ़ने का नहीं सोचते थे। अंग्रेज़ों ने इनके दिमाग में पैसा डाल दिया। इनको कहा तुम लोग है ना, जितनी भी चीज़ें उगाते हो उसे बेचो, और तुम लोग फूड ग्रेन से कैश क्रॉप पे आ जाओ। फूड ग्रेन से जैसे कॉटन की खेती करो, ठीक है, इंडिगो की खेती करो, ठीक है, ये सब चीज़ें आप मार्केट में बेचोगे, ठीक है, पैसा आएगा आपके पास। पैसे से फिर आपको जो करना है करो। आप अभी भी चावल ही खरीदते हो, खरीदो ना चावल, लेकिन पैसों से खरीदो। आप खेती किसकी करो? जिससे पैसा आए, और पैसे से आपको जो खरीदना है, क्योंकि फिर आप वो खेती जो करोगे वो चीज़ आप महंगी रेट पे भी बेच। बार्टर सिस्टम में तो ये होता है ना, आज मैंने चावल दिए, दाल ले ली, तो फ़र्क क्या पड़ा? अगर मेरा चावल महंगा है, दाल, आपको तो दाल चावल से मतलब है। अब आप क्या करो? चावल को महंगी रेट पे बेचो, सस्ती रेट पे दाल खरीदो, थोड़ा प्रॉफिट आएगा तो आपकी इनकम। ऐसे इन्होंने फार्मर्स को इंड्यूस किया कि वो कमर्शियल फार्मिंग करें। ये अच्छा था। बुराई क्या थी इसमें? कि ये हरामखोर उनसे अच्छी खेती करवा के उनसे टैक्स तो लेते ही थे। तो इनके दिमाग में ये नहीं था कि इनको अपग्रेड करेंगे, खुद अपग्रेड होना था। और कैश क्रॉप भी ये इसलिए बनवाते थे ताकि कैश क्रॉप में जो रॉ मटेरियल बने ये ब्रिटिश भेज देते थे, और वहाँ से फिनिश गुड बना बना के पूरे वर्ल्ड को बेचते थे, और यहाँ इनको कौड़ियों का भाव मिलता था। तो इनको पहले बोल तो दिया तुम फूड ग्रेन मत बनाओ। उससे क्या हुआ? हमारे देश में भुखमरी छा गई। इंडिया ऐसा देश है, मेरी ये लाइन याद रखना, अगर फूड ग्रेन हम खुद ना बनाए ना तो हम मर जाएंगे, भुखमरी आ जाएगी हमारे देश में। 135 करोड़ की आबादी का देश है हमारा। 135 करोड़ लोगों को जितना चावल चाहिए, दाल चाहिए, आटा चाहिए, अगर ये हम ना बनाए फूड ग्रेन और हम इंपोर्ट करें इसको, मर जाएंगे हम, मर। 135 करोड़ लोगों का चावल इंपोर्ट करना कैसे करेंगे हम? अच्छा है हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, वो सब थोड़ी करते हैं। हमारे यहाँ महंगी कार आती है, आने दो, कौन चला रहा है कार? 5% लोग भी नहीं है कार चलाने वाले। 5% लोगों के लिए इंपोर्ट वी कैन अफोर्ड। महंगी घड़ी आ रही है, मोबाइल आ रहे हैं, आने दो, कोई बात नहीं, ये इंपोर्ट कर लेंगे हम। चावल इंपोर्ट करेंगे, गेहूं इंपोर्ट करेंगे, ये सब चीज़ें तो हमें खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन पहाड़ है, पहाड़।
इस पहाड़ जैसी पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए हम किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते। दैट्स वाई इन फूड ग्रेन वी मस्ट बी सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंट। हमें क्या होना पड़ेगा? होना क्या पड़ेगा? हम हैं ऑलरेडी, उस समय भी थे, लेकिन इन लोगों ने हमारा ध्यान भटका दिया और हमें फूड ग्रेन से क्या बनवाया? कैश क्रॉप। और कैश क्रॉप बनाते बनाते हम लोगों के यहाँ फूड ग्रेन कम हो गया और बहुत सारे हिस्सों में अकाल पड़ा, भूखमरी आई और बहुत सारे लोग मर भी गए उस भूखमरी। अच्छा, फिर ये लोग क्या करते थे? हमसे कैश क्रॉप बनवा लिया, अब फूड ग्रेन चाहिए था तो ये फूड ग्रेन इंपोर्ट थोड़ी करवाते थे किसी और देश से। मर रहे हो तो मरो, कल मरते हो तो आज ही मरो। इनका तो ये था। हमारा डेथ रेट कितना हाई था अभी बताऊंगा मैं तुम्हें। 1000 पे 218, हर 1000 पे 218 लोग मर जाया करते थे, इतना डेथ रेट था हमारा। भूखमरी से मर रहे हैं, कुपोषण से मर रहे हैं, मलेरिया से मर रहे हैं, डेंगू से मर रहे हैं, इतना डेथ रेट आई था। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही सिर्फ 30 साल थी, 32। इंडिया में आज मैं पैदा हुआ हूँ तो मेरी जीने की मैक्सिमम जो अवधि है वो 32 होगी। 32 बाद तो मरना ही है। अब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अभी कोई 40 साल जी जाए तो उसको अबे 40 साल हो गए तू मरा नहीं, अबे कब मरेगा? मरना 32 साल में मरना था, सर ने पढ़ाया है। 8 साल ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, धरती के बोझ, ठीक है, जी भी जाए। बट ये एवरेज रेशो था हमारा कि एवरेज एक आदमी इंडिया में है तो वो 32 साल ही। खराब था ये, इस सब के कारण थे। तो एक इन्होंने क्या करा, हमारा कमर्शियल फार्मिंग, और चौथा इन्होंने जो सबसे बड़ा जहर घोला वो था पार्टीशन। इंडिया का पार्टीशन हुआ, वो भी एक कारण था। पार्टीशन के वक्त जो हमारी ईस्ट पंजाब था वहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी जो पाकिस्तान चली गई। आपको पता है ना, पंजाब जितना हमारे यहाँ है उससे बड़ा पाकिस्तान में है। पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और आपको पाकिस्तान में बहुत सारे पंजाबी भी मिलेंगे, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वहाँ पंजाबी की है और वहाँ पे पंजाबी चलती भी है। अपने यहाँ तो पंजाब बोलने वाले आपको पंजाब में दिखेंगे, आपको पाकिस्तान में मैक्सिमम पाकिस्तानियों को पंजाबी आती होगी। उनका प्रांत ही सिंध लगता है, ठीक है। सिंधी भी बहुत मिलेंगे आपको वहाँ पे। तो ये जो पार्टीशन हुआ इसमें बहुत फर्टाइल ज़मीन हमारी वहाँ चली गई। तो सर इसमें अंग्रेज़ क्या करेंगे? पार्टीशन तो हमने किया है, बीज तो इन्होंने ही डाले थे, ठीक है। जो पहली बार इंडिया में हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति शुरू हुई वो इनके ज़माने में ही शुरू हुई, और वो ऐसे कड़वे बीज ये बोकर गए कि आज झाड़ बन गया है वो। आज उसे ख़त्म करना मुझे लगता है नामुमकिन सा हो गया है। और आज जो पॉलिटिशियन से जो प्रेरणा ले रहे हैं वो इन्हीं से ले रहे हैं, ये सिखा के गए हैं, ठीक है। आज के जो पॉलिटिशियंस है, जो ये हिंदू मुस्लिम वाला जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, ये तो बच्चे हैं, इनको सिखा के तो पापा गए हैं, ठीक है। ये इन्होंने ही तो सिखाया था पूरा, ठीक है। और जो बीज बोए आज तो जानते हो तुम लोग, देखते ही हो क्या हो रहा है आप। तो पार्टीशन इन्होंने करवाया। तो अगर कोई आपसे पूछे एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन पे क्यों चला गया, तो आप 4 रीज़न बोलोगे बेटा, 4 नंबर मिल जाएंगे आपको। पहला, ज़मींदारी सिस्टम, हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी, कमर्शियल फार्मिंग और पार्टीशन ऑफ इंडिया। लिख दोगे अच्छे से? समझ में आ रहा है? लर्न हो रहा है मेन, तो समझ में तो सब आएगा, ठीक है। लर्न होना है मेन, लर्न, ठीक है। इसको रीड कल करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।